सबसे पहले सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम गो लाइब्रेरी के अंदर भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसीलिए सभी मेरे दोस्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो अपने पॉइंट रखेंगे यहाँ पर भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में। हेलो, नमस्कार सभी को। भारत पाकिस्तान का विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। आज हम भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान की जो भारत से सीमा लगती है वो रेड क्लिफ सीमा के नाम से लगती है। 1070 किलोमीटर लगती है वो, जो राजस्थान के 4 जिलों से लगती है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर से। सबसे ज़्यादा जो लगती है वो बाड़मेर से लगती है, जैसलमेर से। भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल का युद्ध 1999 के बीच हुआ था और ये ऐसे कह रहा है। मैंने बोला मैं तो याद भी नहीं। आज हम भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम नाम सुनते हैं पाकिस्तान तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं कोई हमारा दुश्मन ही हमारे सामने खड़ा है। तो ऐसा क्यों, ऐसा होता क्यों है? आपने सोचा कभी इस चीज़ के बारे में? ऐसा इसलिए होता है, यदि हम थोड़ा इतिहास में जाकर देखें तो हम देखते हैं कि जब से हमारे देश आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ था, भारत से जब अलग हुआ था, तो शुरू से ही हमारी लड़ाई कश्मीर को लेकर के है। भारत ये कहता है कि कश्मीर हमारा है क्योंकि कश्मीर को हम हमारा स्वर्ग मानते हैं, और पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर हमारे पास आ जाए। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अपनी आर्मी को वहाँ तक भेजा था। जहाँ तक वो सेना पहुँच पाई थी वो कश्मीर हमारे अंडर में आ गया था। उसे हम कहते हैं IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और जहाँ तक पाकिस्तान की सेना पहुँच पाई थी वो बना था POK, पाकिस्तान वाला जो कश्मीर हम कहते हैं वो। तो भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर के कई कारण हैं, कुछ राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। इन सब की वजह से इन दोनों में आपसी मतभेद हमेशा से ही चलते रहते हैं और इनको सुधारने के लिए अभी फ़िलहाल कुछ योजनाएं भी चल रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो एक बेसिक चीज़ देखी जाए तो भारत एक अच्छा, विश्व में एक अच्छी छवि बनाई हुई है। पाकिस्तान एक तो युद्ध में और छल कपट में आगे रहा है, और यहाँ के राजनेता उन्होंने माहौल देश का बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जो कि उनकी वजह से आज पूरे विश्व में भारत का गौरव और सम्मान और ज़्यादा बढ़ा है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हम भारत और पाकिस्तान के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान अलग कब, कारगिल का युद्ध हुआ इसके बीच, ये 2 टुकड़ों में बट गया। जैसे कि इंडिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के कारण में 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनकर भेजा गया। उन्होंने 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान विभाजन की घोषणा की। 18 जुलाई 1947 को यह बिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने संसद में पेश किया और 4 जुलाई को पेश किया था, और 18 जुलाई को यह बिल पारित हो गया। तो ये बिल था कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन था। इसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त को भारत हो गया। और भारत और पाकिस्तान के मध्य अब जो विवाद के कारण बनते हैं आजकल
अधिकतर जैसे कि अभी कश्मीर में 370 धारा हटाई गई है, तो वो भी अभी मुख्य कारण है वो। धन्यवाद। 16 अगस्त 1947 को मोहम्मद बिन अली की मांग थी कि भारत को कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनाया जाए। मैं चर्चा करना चाहूँगा भारत और पाकिस्तान के वर्तमान संबंधों के बारे में। जिस प्रकार आप जानते हैं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और वो दूसरे देशों के साथ रिश्ते बहुत ख़राब हो गए, और भारत के रिश्तों के बारे में आप यूक्रेन युद्ध से पता कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के लोग और स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। जैसा कि न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान के बच्चे और लोग हिंदुस्तान के झंडे का यूज़ करके वहाँ से बचकर निकल रहे हैं। तो भारत ने अपनी स्थिति बढ़िया की है और पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पर ख़राब होती जा रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल कुमार है। वैसे तो देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के हमेशा ही जो नतीजे रहे हैं वो हमेशा ही मतलब पक्ष में रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, मतलब गलती से 9 अप्रैल को एक मतलब मिसाइल चला गया था, लेकिन जिसकी वजह से कारण से भारत ने उसे माफ़ी मांग ली, लेकिन बट वो फिर भी हमें विरोध की आशंका जता रहा है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि अभी मैम ने कहा था कि पीओके और आईपीओके है, तो ये पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो कराची अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पेश किया था इस शब्द को। तब ये 1947 अक्टूबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, पहला युद्ध। तब जम्मू कश्मीर भारत में मिलना चाहता था हरी सिंह के द्वारा विलय पत्र के साथ, और उस टाइम पे पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था, कश्मीर पर। निकला ऊपर का। वैसे तो सभी ने यहाँ पर कुछ न कुछ बताया है। तो जो कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 के अंदर वहाँ एक लाहौर बस यात्रा के बाद ही कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद एक पठानकोट का जो हमला हुआ था पठानकोट के अंदर, वो उस वक्त जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अनियोजित बैठक मतलब उन बताए बिना ही वहाँ पाकिस्तान उनको चले गए थे, किसी को कुछ यहाँ पर पता नहीं था। उसके एक सप्ताह बाद ही पठानकोट के ऊपर हमला हो गया था। और जो फिलहाल जो इमरान खान है उसकी सरकार संकट में है, तख्ता पलट हो सकता कभी भी, क्योंकि वहाँ की आईएसआई और कट्टरपंथी से सरकार सेना की शक्ति ये सभी उसकी ज़्यादा सेना की वहाँ पे ज़्यादा चलती है। इसके कारण वहाँ पर यहाँ पर इमरान खान की सरकार अभी तख्ता पलट हो सकता कभी भी। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ये ना साइंस बैकग्राउंड से है, तो मतलब कुछ पता नहीं है अभी। शायरी बोल जाए ना, अरे ना हटाओ। सभी के लिए बोलता हूँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो, मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। अभी मेरे बहुत सारे साथियों ने कुछ ना कुछ बोला है, तो मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। कुछ मेरे भी पॉइंट्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से। जैसे 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले अंग्रेज़ों ने राज करने के लिए भारत को हिंदू मुसलमान
इसमें डिवाइड कर दिया था। तो उसी के बेसिस पे फिर हमारे पार्टीशन हो गए, 2 कंट्रीज बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था, तो उसने उस लालच में अपने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जारी रखा, उसी निर्देशन की वजह से उसने जारी रखा, और उसी वजह से उन्होंने एक अपने अलग देश की मांग करी। वो बन भी गए, इसमें सक्सेस भी हो गए। उसके बाद 47 में आज़ाद होने के बाद दोनों कंट्रीज़ अपने अलग अलग तरीके से अपने अपना शासन चला रहे थे। 1900 फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया पाकिस्तान ने कबायलियों के थ्रू। फिर भारतीय सेना ने उस पर अटैक मार के अपने कब्जे में ले लिया था, बट नेहरू जी ने वो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। इस वजह से वो हम पूरा कश्मीर नहीं ले पाए, वो आधा कश्मीर ही, क्योंकि जहाँ तक वो युद्ध विराम हुआ था, जहाँ तक युद्ध विराम हुआ उसी तक जगह तक हमारी सीमा रह गई। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो दोनों अलग अलग हो गए इस वजह से। बट अभी भी वो हमारा ही है, पाक ऑक्यूपाइड जरूर हो सकता है, बट हमारा ही है अभी भी वो। उसके बाद से युद्ध चलता रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके मामले चलते रहे, बट हमारे उस संयुक्त राष्ट्र में मामला चलता था वो कभी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि 2 कंट्रीज़ का मामला होता है। अदर कंट्रीज आ जाते हैं तो वो कभी कोई किसी को बोल देता है, कोई किसी को कुछ बोल देता है, वो कभी सुलझने वाला काम नहीं है। उसके बाद भी समय समय पर पाकिस्तान ने 1965 में 62 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत कमज़ोर है, 65 में युद्ध कर दिया था हमारे साथ। फिर 71 में बांग्लादेश वाला हुआ था। हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया था। वैसा नेता शायद आज ही धरती पे कोई पैदा हुआ हो कि उसने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, शायद ही कोई ऐसा नेता आज तक पैदा हुआ धरती के ऊपर। उसके बाद 71 में युद्ध के बाद हमारा 99 में दोबारा से युद्ध हुआ था, जो कारगिल वाला युद्ध है, उसमें भी हमने पाकिस्तान को पटकनी दी है। तो हमारा कंटिन्यूस उनके साथ संबंध कभी बेटर हुए नहीं। भारत ने हमेशा पहल की है कि संबंध बेटर हो। हमारे व्यापार के जो संबंध हैं वो भी भारत ने हमेशा पहल की है, क्योंकि हमारा जो अभी व्यापार होता है वो अभी ईरान के थ्रू जाता है हमारा, जैसे अदर कंट्रीज खाड़ी देशों में, अफगानिस्तान में। अगर पाकिस्तान रूट दे दे हमें सीधा उधर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उधर रशिया तक का, तो फिर हमारा पाकिस्तान के थ्रू रूट जाएगा तो वहाँ की इकोनॉमी बेटर होगी। बट पाकिस्तान रूट नहीं दे रहा तो उसकी इकोनॉमी भी खस्ते हाल है। और हमें थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा अलग लंबा रूट लेना पड़ता है। हमारा अगर एयर रूट की बात करें तो हमारे प्लेन को भी रूट नहीं मिलते हैं मोस्टली वजह से। उसके अलावा 1970-80 तक तो भारत और पाकिस्तान सेम ही गति से बढ़े थे, दोनों के सेम गति से बढ़े थे। बट पाकिस्तान की भारत का ऊंचा जाने का एक वजह और पाकिस्तान का पतन होने के दोनों की वजह हैं। भारत ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रखा हमेशा से, सभी धर्मों को समान मान्यता दी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो। उसकी वजह से भारत के अंदर आंतरिक कलह बहुत ही लिमिटेड रहा, मतलब लिमिटेड नहीं था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता आंतरिक कलह, क्योंकि सभी धर्म आराम से अपने सौहार्द से रहते हैं। इस वजह से भारत की जो समाज का जो सौहार्द था वो अच्छा रहा हमेशा के लिए, और वो आज भी मेंटेन है हमारे समाज के अंदर। बट पाकिस्तान ने 1970-80 आते आते अपना जो राष्ट्र का धर्म था वो मुस्लिम अपना लिया था। तो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ थी, जैसे सिख था, हिंदू धर्म था, वो वहाँ से इनसिक्योर फील करने लगे, वहाँ पे सुरक्षा नहीं मिल पाती थी, उन पे अटैक होने लगे, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आंतरिक कलह स्टार्ट हो गया, और वहीं से पाकिस्तान का पतन स्टार्ट हो गया था। क्योंकि किसी भी देश का आप सोचिए, किसी भी देश में अगर आंतरिक कलह स्टार्ट हो गया ना, तो उसका वो देश ख़त्म है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। बाहर के हमले से आर्मी हमें बचा सकती है, बट आंतरिक कलह से हमें कोई नहीं बचा पाएगा, और यही पाकिस्तान के पतन का कारण बना। उसके बाद उसकी इकोनॉमी 70-80 के बाद से इकोनॉमी लगातार उसकी गिरती रही, और पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार गिरती रही, और भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती रही, क्योंकि भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और उसके अलावा हमारा एक बड़ा राष्ट्र तो है ही हमारे पास, प्लस हमारे कुछ स्कीम्स हैं। टेक्नोलॉजी फोकस हुआ था प्रीवियस सरकारों ने, राजीव गांधी की सरकार थी, नेहरू की सरकार थी, इन्होंने टेक्नोलॉजी फोकस किया था, उनके भी हमें फ़ायदे मिले आगे चल के। और हमेशा हमारी भारत की कोई भी सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की रही हो, चाहे कोई और किसी की सरकार रही हो, हमेशा से जनता के हित के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो जनता के हित में काम में आया है। और पाकिस्तान में हमेशा से करप्शन बहुत ज़्यादा हाई रहा है, इससे वो स्टेट कभी उभर ही नहीं पाया उन चीज़ों से। उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की करंट स्थिति के बारे में, तो पाकिस्तान आज के दिन ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर चाइना के ऊपर रिलाई करता है, क्योंकि उनका अपना खुद का कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे अपने PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर में कंपनीज हमारी पब्लिक सेक्टर में, हमारा पब्लिक सेक्टर भी अच्छा खासा मजबूत है। आई मीन सरकारी सेक्टर, सरकारी जो संस्थाएं हमारी। पाकिस्तान में तो हर चीज़ चाइना के ऊपर रिलाई करती है, जो उनका चीप माल है, सस्ता माल जो आता है उस पर रिलाई करता है। और भारत की अपनी एक
जो 70 सालों में जो भारत की जो सरकारों ने किया था उसकी वजह से आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। और ये एक दिन में ऐसा कुछ राष्ट्र ऐसे एक दिन में मजबूत नहीं होता। भारत की 75 साल में जो हुआ है, एक एक सीढ़ी हम हर कार्यकाल में आगे बढ़े हैं। तो पाकिस्तान आज की स्थिति और भी अगर डिस्कस करें तो पाकिस्तान आज के दिन उसके ऊपर अथाह कर्जा है। IMF से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, सभी के कर्जे चल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और सब कुछ वहाँ पे बिकने की कगार पे आ चुका है। और अगर और चीज़ों की बात करें तो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा उसका पतन का कारण ये भी है कि भारत में जो आर्मी है वो सिविल के लिए काम करती है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में आर्मी भी सरकार की तरह एक्ट करती है वहाँ पे। क्योंकि आर्मी, आपने सुना होगा बहुत बार आर्मी ने तख्तापलट किया है पाकिस्तान में, बट भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो भारत की आर्मी सिविल के हिसाब से काम करती है और वहाँ की आर्मी एक तरीके से तानाशाह की तरह है। तो ये भी कुछ रीजंस हैं उसके पतन के कारण। अगर आगे का हम सोचें तो भारत अभी तेज़ गति से बढ़ रहा है काफ़ी। इकोनॉमी रेट देखें, हम प्रोग्रेस रेट देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान की अभी अगर आप हालत देखोगे तो वहाँ सब्जियों के, तेल के, किसी के रेट जाके तो आसमान छू रखें, तो वो तो कोलैप्स होने वाला है, इस रेट कभी भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ा पाकिस्तान की विफलता में सबसे बड़ा कारण रहा है, उन्होंने जो आतंकवाद था उसको उन्होंने भारत के खिलाफ यूज़ करने के लिए आतंकवाद को पनाह दी। उन्होंने हमेशा से भारत के खिलाफ यूज़ में लेने के लिए उन्होंने आतंकवाद को पनाह दी। तो उस आतंकवाद से फिर वो भारत को कुछ हुआ, उसकी वजह से कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है, क्योंकि कश्मीर एहसान था हमारा और हमारे बॉर्डर स्टेट में से कई बार कुछ हुआ है, असामान्य घटनाएं हुई हैं, तो हमें नुकसान ज़रूर हुआ है। बट उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है, क्योंकि वहाँ उन्होंने आतंकवादी पाले, तो उसके बाद वो आंतरिक कलह ही स्टार्ट हो गया उन आतंकवादियों के अंदर ही। तो अभी अगर आप देखोगे तो वहाँ बम की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमारे देश में अभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता इतना आसानी से। और उसके अलावा अभी हमने और भी स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने, कि भारत सरकार में पहले 370 धारा थी, 35 ये थी, 35 ये दोनों भारत सरकार ने हटाई हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है, पहले हमारा जो भारत सरकार वहाँ पे कर सकती थी, कम लिमिटेड राइट्स थे हमारे पास, भारत सरकार के पास, हमारे पाकिस्तान इस कश्मीर के अंदर। अभी हमें मतलब हम वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनीज वगैरह, अपने बंदे, अदर स्टेट्स के बंदे जो वहाँ जाके रह सकते हैं, तो वो आंतरिक देश के अंदर जो पहले क्या वो एक तरीके से बंद था पूरी तरीके से, हर किसी को राइट्स नहीं थे वहाँ पे। अभी अच्छी तरीके से खुल गया, तो और भी भारत से वहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी बनी है अब, तो अभी और भी इंटीग्रेशन और अच्छे से होगा। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो वो अभी भी अशांत है, बट भारत में जो भारत का जो हिस्सा है, जो अभी भारत के हिस्से में है कश्मीर, मतलब वो कश्मीर तो हमारा ही है सारा, बट जो अभी भारत के हिस्से में जो आ रखा है वो, उसमें अभी काफ़ी शांति है और उसकी वजह से वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्य भी हो रहे हैं और लोग आतंकवाद को छोड़ के वहाँ पे नौकरी पेशा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो भी हमारा फ्लोरिश करेगा, धीरे धीरे और तेज़ बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग में पावर वगैरह की बात करें तो भारत की एक बेसिकली ये है कि जैसे वीटो पावर की भी भारत को बार बार देने की मांग उठती रही है कि वीटो दिया जाए, बट पाकिस्तान के लिए अभी ऐसा कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं है कि पाकिस्तान को वीटो दिया जाए। तो ये एक साबित करता है कि भारत का जो ओहदा है आज वर्ल्ड में वो काफ़ी ऊंचा है। पाकिस्तान की तो कहीं चर्चा भी नहीं होती, वहाँ तो बस उनको एक फेलियर स्टेट के रूप में देखा जाता है कि ये देश कुछ भी नहीं है, ऐसी इस नज़र से देखा जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसका भी इशारा है और उसको यूज़ में लेके भारत के खिलाफ बार बार जहर भी उगला है, बट कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अभी हमारे संबंध जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो खाड़ी देश हैं, उनसे भी अच्छे हुए हैं, अच्छे संबंध हैं उनके साथ भी हमारे। तो आज के दिन अगर हम बात करें तो भारत का झंडा बुलंद है और आगे और भी चलता रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ 10-12 साल 15 साल में हुआ, भारत ने हमेशा ही सौहार्द की भावना को हमेशा ही बढ़ाया। वर्ल्ड में अगर जाते हैं तो आज भी महात्मा गांधी को, अगर आप कंट्रीज में चले जाओगे तो मैक्सिमम कंट्रीज में महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, क्योंकि महात्मा गांधी जी शांति के प्रतीक हैं और ऐसे ये शांति ही भारत ने हमेशा वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करी है। इसको ही भारत ने पूरे वर्ल्ड को दिया, शांति का संदेश ही। जबकि पाकिस्तान से तो टाइम पे हम सुनते हैं क्रिकेटरों के ऊपर हमला हो जाता है, किसी के ऊपर हमला हो जाता है, तो वो वहाँ अशांति रही है, बट भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है। उसके अलावा अगर हम यूनाइटेड नेशंस वगैरह सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, वहाँ भी जो
वीटो नहीं है जिन कंट्रीज़ के पास, वो कंट्रीज़ भी भारत को अपने जो स्थायी सदस्य नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो भी भारत को आज अपना लीडर के रूप में देखते हैं कि भारत एक जो देश है जो हमारी मांगें रखेगा। और भारत ने बार बार रखी भी है गरीब देशों की मांग, चाहे यूनाइटेड नेशन में हमारी जो ये अनाज एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो, चाहे कोई और पॉलिसी हो, भारत ने हमेशा ही विकासशील देशों के हिसाब से सोचा और विकासशील देशों का साथ भी दिया है। तो आज हम लगातार इसी वजह से है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में 10 अस्थायी सीटें होती हैं, उस 10 अस्थायी सीटों में हर 2 साल में चेंज होती रहती हूँ। उसमें भारत पिछले शायद 10-12 सालों से बना हुआ है, वरना किसी भी देश का ऐसा हुआ नहीं है कि लगातार बनता रहे 10-12 सालों से। और भारत की वो स्थायी मतलब अस्थायी सदस्य है, बट वो हर बार चुना जाता है भारत, क्योंकि और भी देशों का समर्थन प्राप्त है। तो यही है कि भारत ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष रह के अगर कार्य किया है, और आगे भी भारत धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा, तो और भी बहुत तेज़ गति से कार्य करेगा। आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जल्दी ही मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम जल्दी ही शायद 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, मतलब चाइना और अमेरिका के बाद हम 3rd हम भारत आ जाएगा। और तेज़ गति से कार्य किया भारत ने, इसी का फल है कि आज हम इस स्टेट पे बैठे हैं और भी तेज़ गति से कार्य करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूँगा। अब हम लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हम गो लाइब्रेरी के अंदर ही डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे अभी सीटें हमारी ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं, बट अगर आपको ये लगता है कि हमें भी कुछ सीखना है और अच्छा, जैसे अभी इस ग्रुप डिस्कशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जैसे मैं बोल नहीं पाता, तो 1 या 2 बार अगर मैं 2-2 लाइनें भी बोलूँगा तो मेरा अंदर से डर निकलेगा। फिर अगली बार, तीसरी बार ग्रुप डिस्कशन हुआ, चौथी बार हुआ तो मैं 2 की बजाय 3 बोलूँगा, चौथी ग्रुप डिस्कशन में 5 लाइनें बोलूँगा। तो ऐसे ऐसे करके मेरा जो अंदर का डर है वो निकलेगा। चलो फर्स्ट बार में बैठा हूँ, कुछ भी नहीं बोला, तो भी मैं इतने कैमरे के अंदर बैठा हूँ, कैमरे को फेस किया, वो भी चलो एक अच्छी बात है। धीरे धीरे करके और अच्छा इंप्रूव होगा। और जो उद्देश्य ग्रुप डिस्कशन का वही है, यही है कि अंदर से डर निकले, कहीं कोई बोलने को कुछ बोलने को दिया जाए, और मतलब जो डर हो, जो एग्ज़ाम का डर हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन का डर हो, वो डर निकले अंदर से। और अभी हमने महसूस भी किया कि पिछली ग्रुप डिस्कशन में कुछ बंदे थे, इस बार उन्होंने और बेटर बोला है, अंदर से डर नहीं था इतना, तो शायद तीसरे ग्रुप डिस्कशन में और अच्छा बोलेंगे वो। ऐसे ही जो इस बार नहीं बोले वो शायद सेकंड ग्रुप डिस्कशन में अच्छा बोलें, और जिन्होंने ठीक ठाक बोला है वो उससे अगले में और अच्छा बोलेंगे। तो इसी के साथ मैं इस ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूँगा। किसी को कुछ और बोलना हो, किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम कुछ भी डिस्कस करना हो। हाँ, और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जो हमारी भर्ती वगैरह आती हैं तो उसके बारे में हम चैनल के ऊपर डालते हैं। और अगर आप गो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है तो हमारे यहाँ बोर्ड है, जितनी भी भर्ती जाती हैं सब हम उस बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। और जैसे कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि यार उनको इधर उधर जाना पड़ेगा, तो वो फैसिलिटी भी हम किसी से बात करके अवेलेबल करवा देंगे, ताकि फॉर्म वो अंदर ही भरवा दें हम, जैसे ताकि आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि गो लाइब्रेरियन तो 40-50 के आसपास बंदे हैं टोटल, तो हम एक दिन बुला लेंगे, जिसको फॉर्म भरवाना हो भरवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैसिलिटीज़ हम देंगे सभी कैंडिडेट्स को। इसी के साथ मैं इस ग्रुप डिस्कशन कंक्लूड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।